नमस्कार, आप सभी को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। एक महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आज आपके सामने फिर मैं प्रस्तुत हुआ हूं और मेरी ये कामना रहती है कि आपकी सफलता में जो है वह मैं एक एक ईंट जोड़ता जाऊं। उसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, दाखिला लेना चाहता है, शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। यदि आपने नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया तो उसके पश्चात जो वो 5 साल की अवधि में आपका शोध का कार्य किस तरीके से संपन्न होता है, आपका चैप्टराइजेशन जो है वह किस प्रकार से होता है, पैसा कब से मिलने लगता है, तथा शोध में जो भी विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रही हैं उनका सिलेबस क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पीएचडी में सबसे पहले मैं योग्यता पर बात कर लूं तो पीएचडी के लिए जो आपकी योग्यता रहनी चाहिए वो जिस भी विषय से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसमें आपका परस्नातक रहना चाहिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने वाली है कि परस्नातक तो रहना ही चाहिए जिस भी विषय में से आप पीएचडी करना चाहते हैं। साथ ही साथ यदि आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो न्यूनतम जो है वो आपको 55% अंकों के साथ परस्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि आप अन्य वर्ग से आते हैं तो वहाँ पे आपको 50% न्यूनतम अंक लाने रहेंगे, तभी आप जो है वो पीएचडी दाखिला के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, किस वर्ग के विद्यार्थी या किस आयु के विद्यार्थी जो है इसमें पीएचडी में दाखिला कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित या कोई भी आयु वर्ग विशेष इसमें निर्धारित नहीं किया गया है। आप जिस भी आयु में हैं, यदि आप परस्नातक किए हैं और जिस भी विषय से पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय में आपका परस्नातक है, तो आप किसी भी आयु के हों, 35 साल के हों, 36 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों, आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जो है पीएचडी के एंट्रेंस कराया जाता है। इस एंट्रेंस में जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का जो है वह संयोजन देखने को मिलता है। तो कई विश्वविद्यालय जो हैं वह लिखित आधार पे जो है पीएचडी का एंट्रेंस करवाते हैं, जिसमें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वह पहले लिखित परीक्षा कराती थी और ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी जो है लिखित परीक्षा पर आधारित जो है शोध का कार्य ये पीएचडी एंट्रेंस करवाती है। और बाद में कुछ साक्षात्कार के भी नंबर जुड़ते हैं, जिसमें आपका मेन चीज़ जो होता है वह आपका सिनॉप्सिस रहता है। सिनॉप्सिस क्या है? जिस भी विषय से आप जो है वह शोध करना चाहते हैं उसका संक्षिप्त ब्यौरा, किस तरीके से आप शोध करेंगे, आपका शोध अन्य जो शोध हो चुके हैं उससे किस प्रकार विभिन्न है। तो ये सब सारी चीज़ों को उसी में समायोजित करके आपको उनके समक्ष प्रस्तुत करना रहता है। वहीं पे आपके विषय से जो है कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसको कैसे पढ़ा जाए। तो जैसे अभी 30 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस हुआ था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का समायोजन होता है और साथ ही साथ आपके विषयों से संबंधित जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है प्रश्न पत्र 1 में जो है शोध से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मरकरी स्केल पर शोध की क्या है, या साहित्यिक चोरी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, या कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो शिक्षण विधियों से संबंधित होती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को वस्तुनिष्ठ जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में है उसी से संबंधित चीज़ें जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आपको जो है वो प्रायोरिटी तब मिल जाती है जब आप जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों या नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। तो वहाँ पे जो है वो आपको डायरेक्ट, कई विश्वविद्यालय हैं जो वर्तमान समय में उसी के स्कोर पर हर जगह एडमिशन हो रहा है। और जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में या जेएनयू विश्वविद्यालय में या बीएचयू विश्वविद्यालय, और तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इसी में सम्मिलित हो गया है कि आपके नेट जेआरएफ का क्या स्कोर रहा है उसी का 70% वेटेज जुड़ेगा और साथ ही साथ 30% जो वेटेज जुड़ेगा आपके इंटरव्यू के नंबर पर जुड़ेगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या रहती है? यदि आप नेट हैं तो मैंने बताया कि 70% जो है वो आपका वेटेज उसमें चलेगा। और कई विद्यार्थी जानते हैं नेट है, और जो भी विद्यार्थी जेआरएफ है
उसको डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वर्तमान समय में बात करूं तो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय है, ये दोनों कैटेगरी को लेके चलते हैं। दोनों की सीटें कैसे होती हैं? दोनों की सीटें जो है अलग अलग विभाजित होती हैं। नेट की सीट जो है वह अलग विभाजित होती है और जेआरएफ की सीटें जो अलग विभाजित होती हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का काम आ जाता है, वर्तमान समय में जो भी नेट के विद्यार्थी हैं उनको जो है दाखिला आसानी से नहीं मिल पा रहा है, और जो भी जेआरएफ करके बैठा है उसको भी दाखिला जो है जेआरएफ होने के बावजूद भी वह नहीं मिल पा रहा है पीएचडी में एडमिशन। वर्तमान समय में विद्यार्थियों का सबसे बड़ा द्वंद्व यही है। जैसे मैं जेएनयू में गया था, जेएनयू में भी मैंने साक्षात्कार दिया और मैंने मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय में भी साक्षात्कार दिया। हालांकि मैं चयनित नहीं हुआ हूँ, मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो है, आपको पता है कि पीएचडी में अभी मैं उसकी सच्चाई को बताऊँगा। तो ये सब सारी स्थितियाँ होती हैं। मैंने बात कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात की, अब 3 कैटेगरी में होता है, इसमें पीएचडी वनली वालों का भी जो है वो रिजल्ट आता है कि जो आप नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, पीएचडी वनली भी है। तो पीएचडी वनली वालों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का काम है, जिसको कहा नहीं जाता। यहाँ पे जेआरएफ वालों को भी एडमिशन बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो पीएचडी वनली वालों को इसलिए और नेट वालों को इसलिए दाखिला देने में जो विश्वविद्यालय है वह कटती है कि फंड कहाँ से मिलेगा, पैसा इनको कहाँ से दिया जाएगा। इसीलिए जो है वो प्राथमिकता किसको दी जाती है? जेआरएफ वालों को प्राथमिकता दे दी जाती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती का काम इस समय है। जो नेट का विद्यार्थी, कई विद्यार्थी जो है नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को करके शोध में तो प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन 1-1, 2-2 साल गैप हो जाता है और वह शोध में प्रवेश नहीं ले पाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसके संदर्भ में मैं बात करूँगा कि जिस भी विश्वविद्यालय में आप शोध करना चाहते हैं, जहाँ पे जाना चाहते हैं, यदि परस्नातक आपका वहीं से हुआ है तो आप अपने शिक्षकों से आप अपने पकड़ को बनाइए, उनसे मतलब अब आप समझ रहे हैं स्थितियाँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका थोड़ा बहुत संपर्क रहना चाहिए, टीचर आपको जानता रहे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसी के अनुसार वर्तमान समय में दाखिला मिल रहा है और यही सच्चाई भी है। हाँ, कुछ जगह पे जो है वह अभी भी पारदर्शिता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पारदर्शिता सूक्ष्म स्तर पे है, बहुत निम्न स्तर पे है। यदि आप बहुत अच्छे टॉपिक को बना कर ले गए हैं तभी जो है वो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं तो यदि मेरा सुझाव है, यदि आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़े हैं या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो वहाँ पर जो है वो अपने शिक्षक से आप व्यवहार बनाइए और उनसे कहिए कि मैं आपके अंडर जो है वो पीएचडी करना चाहता हूँ। जैसे ही फॉर्म आता है वहाँ पर उनसे सारी चीज़ों को बताइए कि ये मेरा टॉपिक है और मैं इसको कैसे सर करूं, आप मार्गदर्शन करिए। वो आपको मार्गदर्शन करेंगे और कल को आप जब बैठेंगे तो आप वहीं से स्नातक परस्नातक किए हैं तो आपको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा सभी विश्वविद्यालयों में होता है। अब मैं बात कर लूँ, जो भी विद्यार्थी दाखिला नहीं पा रहा है जेआरएफ होने के बावजूद, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसके लिए जो है वह आप बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को चुनिए, शोध गंगा पर देख लीजिए उस टॉपिक को, क्या इससे पहले जो है इस पर काम हो चुका है। यदि काम हो चुका है तो वहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा, जैसे मुझसे पूछा गया कि आप अलग क्या कर लेंगे इसमें, तो मैंने बताया कि मैं ये सब सारी चीज़ों को जो है अलग करना चाहता हूँ। जैसे मेरा टॉपिक जो है वह प्रतिरोध है, प्रतिरोध का स्वर। तो इन सब सारी चीज़ों को वर्तमान समय में भी जो है सत्ता से प्रश्न पूछने का काम, प्रतिरोध सारी चीज़ें जो है वर्तमान समय में भी प्रासंगिकता को आधार बना के करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो 20 के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि टॉपिक तो इनका अच्छा है, इस पर रिसर्च कराया जा सकता है, लेकिन कुछ कमियों को भी उन्होंने निकाला था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। सबसे पहले आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि बेटा इस पर तो काम हो चुका है, तो वो वहाँ पे जो है ये आपसे कहेंगे कि इस पे तो काम हो चुका है, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको वहाँ बताना है कि मैं अलग कैसे कर लूँगा। ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। वहाँ पे जो है आपका टॉपिक देखेंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं ले लीजिए जिससे जो है वो खुद ही रिसर्च न करा पाए। ज़रूरी नहीं है कि जिस विषय से आप रिसर्च करना चाहते हैं वो उस विषय से जो है आपको रिसर्च विश्वविद्यालय करवा दे। वहाँ पे गाइड जो है वह किस विषय में पारंगत है उसी के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें, स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। जैसे एक विद्यार्थी था, वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर जो है वह अपने सिनाप्सिस को बनाकर
JNU में ले गया था, तो उसको देखते ही कहे कि इस पे काम नहीं हो सकता है, आप जाइए। तो इस तरीके से बहुत मतलब ऐसे टॉपिक को मत दिखाने के लिए ले जाइए कि मैं बहुत अलग काम कर लूँगा, तो वहाँ पे जो विश्वविद्यालय है वो आपको प्राथमिकता नहीं देगा। एक अच्छे टॉपिक को आपको चुनना है। मैं आपका सब्जेक्ट यदि हिंदी है तो मैं विभिन्न टॉपिकों को भी बता दूंगा जिस पे अभी काफ़ी कम काम हुआ है, उसको आप चुन सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि PhD बनने वाले क्या करें। PhD बनने वालों के लिए सुझाव है कि पहले आप नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए सबसे पहले। और दूसरी बात, जो भी नेट का विद्यार्थी है वह PhD में एडमिशन लेना चाहता है तो विश्वविद्यालय देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको 8,000 या 12,000 की राशि मिलती है शोध करने के लिए पर महीने, पर मंथ आपको जो है 8,000 या 12,000 की राशि मिलती है जिसमें आपको शोध करना रहता है। और JRF का जो विद्यार्थी है उसको जो है वह सरकार के द्वारा जो भी 36,000 रुपये है वह मिलता है। तो ये स्थितियां हैं। अब जो भी विद्यार्थी मान लीजिए एडमिशन ले रहा है, वो उसका 1 साल हो गया और JRF हो जाता है, तब अब कैसे पैसा मिलेगा? वो जो है समितियां बैठाई जाएंगी, वहाँ पे जो है आपका DRC या ये सब सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे भेज दिया जाएगा, तो जो है वो आपका पैसा आने लगेगा। पैसा आने में कितनी देर लगती है? जो भी विद्यार्थी मान लीजिए JRF का जो पैसा है वो भी कभी कभी लेट हो जाता है, 2-2.5 महीने के अंतराल पर आता है, लेकिन इकट्ठा पैसा आता है। लेकिन जो भी विद्यार्थी NF OBC है या नेट के थ्रू गया है, एडमिशन ले लिया है, उसकी स्थिति थोड़ा दयनीय है। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा हूँ जिनकी स्थिति जो है वह 8,000 या जो भी मिल रहा है उसके पश्चात जो है वो उनका सारा पैसा तो अपने जेब से ही जा रहा है शोध करने में। तो मेरा सुझाव है, यदि आप JRF नहीं है तो आप PhD में दाखिला जो है वो मत लेके नौकरी की तरफ थोड़ा अपना रुझान बनाइए। यदि हाँ आपका मन है कि मैं जाना चाहता हूँ तो ये देखिए, एक उच्च शिक्षा या शोध का जो क्षेत्र है बहुत अंधकार भरा क्षेत्र है। इसमें आपको सोच समझ कर कदम रखना है। 5 साल के लिए आपको शोध करना है। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास जो है वह पैसा नहीं आता है, धनराशि नहीं रहती है, तब स्थितियां जो है वह बहुत विपरीत और गड़बड़ हो जाएंगी। आप जो है वह सोचेंगे कि मैं फंस गया हूँ। तो जल्द से जल्द आप JRF की परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिए जिससे पैसा आता रहे और ईमानदारी से जो है वह विद्यार्थी शोध करे। मैं तो यही सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि विद्यार्थी शोध करना क्यों चाह रहा है। उसको JRF की जो धनराशि दिख रही है 36,000 या SRF में कन्वर्ट होते हुए 40,000, तो उसी को सोचकर जो है विद्यार्थी सोच रहा है कि जल्द से जल्द मतलब मुझे पैसा मिलने लगे। इन स्थितियों को देखकर वह शोध में प्रवेश ले लेता है और बाद में जो है स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। 5 साल बहुत जल्द बीत जाता है। तो इसीलिए मेरा पहला सुझाव है कि यदि आप आते हैं, शोध करना ही चाहते हैं तो करिए, लेकिन साथ ही साथ जो आपका मेन मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? सहायक आचार्य बनना है, नौकरी पाना है, तो उसके पीछे आप काम करिए। और ये सारी चीज़ें हैं, मैंने इसको बता दिया। आप शोध में दाखिला ले लिए। शोध में दाखिला लेने के पश्चात आपको क्या काम करना रहेगा? शोध में जो फीस रहती है उसकी क्या रहती है? विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो फीस रहती है PhD की वह अलग रहती है। जैसे यहाँ पे 16-17 हज़ार इलाहाबाद में लगता है। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में और फीस लगती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बात करूँ तो वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। तो जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, JNU हो गया, BHU, DU, ये 8 या 12 हज़ार नेट वालों को देते हैं और JRF का जो है वो तो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। तो ऐसी ये सब सारी स्थितियां हैं PhD के विद्यार्थी के लिए। अब आपने एडमिशन ले लिया, आपका जो है टॉपिक उस समय जो सिनाप्सिस बनाएंगे, साक्षात्कार का आपको थोड़ा बहुत अनुभव बता दूं। JNU का मैंने बता दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जो टॉपिक बना के ले गया था उस पर बोले कि इस पे तो काम हो चुका है बेटा, यही सब लोग बना के ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, क्या एक दूसरे का नकल करके बना के ला रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, नकल करके तो बना के नहीं ला रहा हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जब उनको लेना रहेगा तो ले लेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि यदि कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है तो वहाँ पे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही इतने अच्छे नंबर हो जाएं कि वहाँ पे उनको दाखिला अंतिम रूप से देना ही पड़े। नहीं तो JRF होने के पश्चात भी आपकी अवधि जो है वो बीत जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा और वर्तमान समय में एग्ज़ाम भी क्लिष्ट हो गया है। तो आप जल्दी से जल्दी दाखिला ले लीजिए जहाँ पे भी होता है। उसके बाद जो 6 महीने की अवधि होती है वहाँ पे जो है
RDC आपकी कराई जाती है और कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क में क्या होता है, कोर्स वर्क में जो है वो आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से जो है वो आप शोध करेंगे आगे चल के, अपने जो चैप्टर को है कितने भागों में विभाजित करेंगे, या आप अपने शोध को कितने सालों में कंप्लीट कर लेंगे। शोध की जो न्यूनतम अवधि होती है कंप्लीट करने की वो 3 साल होती है, और मैक्सिमम जो है वो 5 साल से अधिक भी होती है। आप जितने सालों में जल्दी से जल्दी कर लें ये आपके लिए ही जो है वह बेहतर होता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तब भी आपको 6-6 महीने का जो है वो अंतराल प्रदान किया जाता अंतराल जो है वो दिया जाता रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है वो आपको RDC हो जाएगी, जो कमेटी बैठाई जाती है रिसर्च की, उसके थ्रू जो है वो आपको एक गाइड प्रदान किया जाएगा जो भी आपके विषय का एक्सपर्ट होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके अंडर में PhD करूं, जो भी शिक्षक आपके प्रिय हो, तो आप उनसे बात करके आप उनके अंडर कर लीजिए। नहीं तो फिर आपको जो है वो गाइड प्रदान किया जाता है, वही आपको बताएगा कि आपकी रिपोर्ट ऐसी है, वही आपकी रिपोर्ट को आगे भेजता है, हस्ताक्षर करता है। ये सारी स्थितियां हैं। उसके बाद जो है वो आपका 6 महीने के पश्चात एक पेपर होता है। उस पेपर में जो है वो आपको पास होना अनिवार्य है। यदि आप नहीं पास होते हैं तो फिर भी ऐसा नहीं है, आपका शोध रद्द नहीं किया जाएगा। आपको 6 महीने का फिर सुधार करके फिर से पेपर देने के लिए कहा जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थी जो हैं उसमें पास हो जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद गाइड से जो है वो आपका मित्रवत व्यवहार रहना चाहिए। सारी चीज़ें उसी के हाथ में होती हैं कि फाइल को कब आगे भेजना है, पैसा कब आएगा, चैप्टराइजेशन जो चीज़ें हैं। उसके पश्चात जो है आपका जब JRF से SRF में होने के लिए जो है आपका एक बार वही सारी प्रक्रिया होगी, रजिस्ट्रेशन, और ये आपका एक बार जो है वाइवा हो जाएगा। उसके बाद आपको SRF में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। ये मेन मुख्य चीज़ें हैं। साक्षात्कार के लिए बता दूं, साक्षात्कार के लिए आपको अपने विषय पे सबसे पहले टॉपिक चुनिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर लगे कि आप काम कर सकते हैं। 5 साल आपको काम करना है, एक दिन का काम नहीं है। 5 साल एक बहुत लंबा अंतराल होता है, उसमें काम करना है। तो उसी हिसाब से टॉपिक, जो रुचिकर विषय आपका हो उसी हिसाब से आपको टॉपिक लेना है, जिसमें लगे कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ। हाँ, महत्वपूर्ण द्वंद्व कि सर मैं इस पे काम करना चाहता हूँ लेकिन इस पे तो काम हो चुका है, या आपका विश्वविद्यालय इस पे काम नहीं करवाना चाहता है, तो आप उनसे ही सलाह ले लीजिए कि सर ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही विषय में रुचि हो, एक ही टॉपिक पर 2-4 विषय होंगे। कबीर आपको पसंद होंगे तो निराला भी पसंद होंगे, या भक्ति काल में जो है वो और भी पसंद होंगे। तो उन्हीं में से आप चुन लीजिए और अच्छे टॉपिक को बना के जाइए। ये सब सारी चीज़ें हैं जो वो PhD के लिए होती हैं, और सोच समझ के सारी चीज़ों को करिए। और मेन जो है मुख्य उद्देश्य जो है वह नौकरी की ही तरफ रहना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल एडमिशन लेके वहाँ पे जो है स्थितियाँ गड़बड़ ना होने पाए। बस मेरा सुझाव यही है, और उसी दौर से मैं भी गुजरा हूँ। ऐसा नहीं है अभी मैं फिर 2025 में JRF हुआ हूँ, लेकिन जो है उसका कोई नहीं, अब सहायक आचार्य हूँ। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। तो वर्तमान समय में कितनी क्लिष्टता है एडमिशन पाने में, और JRF होने के बावजूद भी आप टहलते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा जो है वह मेरे अनुसार कहने पर चलिए, टॉपिक को अच्छा बनाइए। JNU जैसा विश्वविद्यालय है वहाँ पे भी जो है थोड़ा बहुत जो है अभी पारदर्शिता बची हुई है। आप अच्छे टॉपिक बनाकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका चयन नहीं होगा। वहाँ पे आप जाइए, दिखाइए। और जहाँ पे एंट्रेंस होता है लखनऊ विश्वविद्यालय या और भी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे तो आप जान रहे हैं कि आपके ही हाथ में सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर करिए। ये सब सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अगर इसी तरीके की महत्वपूर्ण जो है आपको क्लासेस चाहिए या जानकारी चाहिए सहायक आचार्य पद के लिए, कि साक्षात्कार में वास्तविक जो साक्षात्कार होता है आयोग की परीक्षाओं का, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। काफ़ी अच्छी जो हैं आपको क्लासें भी प्रदान की जाएंगी, चाहे वह JRF की क्लास हो, चाहे GIC GDC जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आगामी हैं। तो उसके लिए आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार।